अपने भविष्य को सुनहरा बनाने का सपना देखने वाले छात्र छात्राओं के लिए बीपीएससी ने एईडीओ के रूप में एक बहुत सुनहरा अवसर प्रदान किया है। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण बी तिवारी है और मैं आपके बीच में बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा के हेतु 15 मिनट का शो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए हम लोग इस शो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं और आप इसका उत्तर दीजिए कि निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? पुलिकट, कोलेरू, लोनार और सांभर। पुलिकट, कोलेरू, लोनार और सांभर कौन दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है? जो सांभर झील है ये राजस्थान में है। राजस्थान में है सांभर झील। और राजस्थान में ये एक प्लाया झील है। प्लाया झील है, मतलब झील के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ये प्लाया झील है। लोनार जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है। लोनार महाराष्ट्र में है। और लोनार झील जो है, लोनार लेक जो है, ध्यान रखेंगे लोनार लेक जो है यह एक क्रेटर झील है। एक क्रेटर झील है, क्रेटर लेक है, क्रेटर झील है। और इसी तरह कोलेरू जो है, कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में एक झील है। और पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में, दो राज्यों में है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु दो राज्यों में है। पुलिकट एक लैगून लेक है। पुलिकट एक प्रकार की लैगून झील है। और इसी लैगून झील में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा नाम का जो द्वीप है वो इसी झील में है। याद रखेंगे कि पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में है, लेकिन श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। द्वीप किस में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र उपस्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ये अगला प्रश्न है कि कोपन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? कोपन महोदय के बारे में प्रश्न आ रहा है कि कोपन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? AMW, ASCWG, इनमें से कोई नहीं। AMW, ASCWG या इनमें से कोई नहीं। यहां समझना होगा कि जहां पर भी कोपन के वर्गीकरण में ए अक्षर अगर आता है तो उसका मतलब होता है उष्णकटिबंध, मतलब गर्म क्षेत्र। अगर बी अक्षर आता है तो उसका अर्थ होता है शुष्क। और अगर सी अक्षर आता है तो उसका मतलब होता है समशीतोष्ण। अब यहाँ पर अगर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कर्क रेखा के दक्षिण का स्थान है। कर्क रेखा के दक्षिण का स्थान है। और सी जहां लिखा हुआ है इसका मतलब ये कर्क रेखा के उत्तर का स्थान है। इस तरह से उत्तर निकाला जा सकता है। हमें पता है कि जो भारत का विशाल मैदान है ये कर्क रेखा के लगभग उत्तर में है। तो कर्क रेखा के उत्तर में तो यहाँ पर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कोपन महोदय ने इस क्षेत्र के लिए CWG अक्षर का प्रयोग किया। यहां पर मैं बता दूं कि AMW, ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, एम का मतलब जो होता है वो मानसूनी से होता है, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, मतलब ऐसी जलवायु जहां पर विंटर में बारिश ना होती हो। एस का मतलब होता है ऐसी जलवायु जहां समर में बारिश ना होती हो। ए मतलब उष्णकटिबंधीय, एस मतलब समर ड्राई, अर्थात समर में वर्षा ना होती हो। इसको आप इस तरह से देख भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पर यहाँ पर भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में AMW प्रकार की जलवायु यहाँ पे दिखाई गई है। AMW प्रकार की जलवायु ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस क्षेत्र में उष्णकटिबंध है। साथ के साथ एम मतलब मानसूनी जलवायु है, लेकिन वर्षा जो होती है वो गर्मी में ही होती है, मानसून सीजन में होती है, शीतकाल में नहीं होती है। डब्ल्यू अक्षर इस बात को इंडिकेट करा रहा है कि शीतकाल में वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर आप देख सकते हैं एस प्रकार की जलवायु दिखाई गई है। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, एस मतलब समर ड्राई, अर्थात समर सीजन में बारिश नहीं होगी, विंटर सीजन में बारिश होगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि इस जगह पे जो वर्षा होती है वो लौटते मानसून की वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पे लौटते मानसून की वर्षा होती है। अब आप देख सकते हैं कर्क रेखा के दक्षिण में अधिक क्षेत्र जो है वो AW प्रकार की जलवायु का। यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु, ए मतलब उष्णकटिबंध, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, अर्थात विंटर में बारिश ना होना। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे विंटर में बारिश नहीं होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं BSHW प्रकार की जलवायु लिखा हुआ है। बी के लिए मैंने कहा था कि शुष्क प्रकार की जलवायु होती है, लेकिन SH अक्षर है तो SH का मतलब ये होगा कि ये जलवायु जो है ये शुष्क के साथ साथ अर्ध शुष्क है, पूर्ण शुष्क नहीं है। तो हमें पता है कि जो आंतरिक जो वृष्टि छाया प्रदेश है, प्रायद्वीप का वृष्टि छाया प्रदेश, और साथ के साथ अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र माना जाता है। तो ये अर्ध शुष्क में आ जाएगा।
और जो गंगा का पूरा मैदानी क्षेत्र है, CWG प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। मतलब ये समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है, जहां पे सर्दियों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। इसके बाद BWHW यहाँ पे लिखा गया है, BWHW। BWHW का अर्थ लिया जाएगा, BWHW का अर्थ लिया जाएगा कि पूर्णतः एकदम शुष्क, उष्ण और शुष्क जलवायु का क्षेत्र, उष्ण और शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। और यहाँ पर ई अर्थात ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है। और DFC जहाँ पे वर्षा पर्याप्त होती है, ठंडी शीतोष्ण जलवायु जहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती हो। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ DFC प्रकार की जलवायु है, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है। तो ये कोपन महोदय की योजना के अकॉर्डिंग ये वर्गीकरण है। आगे बढ़ते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? किसके अपक्षय से भारत में काली कपास मृदा की रचना हुई है? भूरी वन मृदा के, विदरी अर्थात फिशर ज्वालामुखी चट्टानों के, ग्रेनाइट और शिस्ट के, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विदरी यहाँ पर लिखा हुआ है, विदरी अर्थात फिशर ज्वालामुखी। इसी को हम लोग दरारी ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, इसको हम लोग दरारी उद्भेदन भी कह सकते हैं, या इसको हम दरारी ज्वालामुखी भी हम कह सकते हैं। दरारी जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो इससे जो लावा निकलता है वो बेसाल्ट प्रधान होता है, मतलब बेसाल्टिक लावा होता है। तो बेसाल्ट लावा होता है। और जब बेसाल्ट लावा का अपक्षय होता है, बेसाल्ट लावा का जब अपक्षय होता है तो इससे बनती है काली मृदा। इसी से काली मृदा का निर्माण होता है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है। तो जब भी दरारी उद्भेदन होता है तो दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप सामान्यतः बेसाल्ट प्रकार का लावा निकलता है, वो दूर तक फैल जाता है और इस लावा के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसी तरह से जब ग्रेनाइट और शिष्ट प्रकार की चट्टानें जो हैं, इनका जब अपक्षय होता है, इनमें जब टूट फूट और अपक्षय की क्रिया होती है तो इससे लाल मृदा का निर्माण होता है। इससे जो चट्टान बनती है वो लाल मृदा का निर्माण होता है, रेड सॉइल डेवलप होती है, लाल मृदा का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है ना। अब इस तरह से आप समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो गया विदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टानें। हमें पता है कि जो दक्कन का पठार है, यहाँ पर दक्कन पठार, तो जो दक्कन पठार है, मुख्य रूप से दक्कन पठार, यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ है, ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दक्कन पठार किस प्रक्रिया से निर्मित है, तो आप बताएंगे दक्कन पठार जो है ये दरारी उद्भेदन की प्रक्रिया से निर्मित है, दरारी उद्भेदन से निर्मित है। बीपीएससी एईडीओ अर्थात सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो बैच है वो हमारे यहाँ 3 सितंबर से शुरू होने वाला है और बहुत नॉमिनल फीस इसका रखा गया है। तो इसमें आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसको भी ये अपना सीट सुरक्षित करना हो, जिसको भी सफलता प्राप्त करनी हो, उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इस बैच के रूप में। आगे है कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? भारत में जो इस्पात उद्योग है उसको किस चीज की का आयात करना पड़ता है? सोरा का, शेल फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट का करना पड़ता है, या कोकिंग कोयले का करना पड़ता है, या चूना पत्थर का करना पड़ता है? किसका करना पड़ता है? तो भारत में इसकी समझिए, भारत में कोयला तो मिलता है लेकिन जो कोकिंग कोयला मिलता है होता है, जो कि लौह इस्पात उद्योग में उपयोगी होता है, वो भारत में बहुत कम पाया जाता है। तो इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप इस बात को याद रखिए कि भारत में कोयला पर्याप्त है। हो सकता है कि आपका ध्यान इस बात पे ना जाए क्योंकि भारत में कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो फिर यहाँ पर ये दिमाग में आ सकता है कि कोयला तो कम से कम निर्यात आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन पड़ती है। जो कोकिंग कोयला होता है ना, जो कि लौह इस्पात उद्योग में यूज होता है, इसकी मात्रा कम है भारत में, तो इसको हम आयात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। कथन में क्या कहा गया है कि नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण अर्थात फिशिंग में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है, अत्यंत सहायक होता है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। उच्च ज्वार अर्थात हाई टाइड, उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह से में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। जो बड़े ज्वार भाटा होते हैं ये बंदरगाहों तक जलयानों को पहुंचाने में मदद करते हैं और निकलने में भी मदद करते हैं। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन अर्थात सिल्टेशन रोकता है। मतलब जब ज्वार भाटा आता है तो बंदरगाह में जो सिल्ट जमा हो जाती है, मतलब जो सामान्य शब्दों में बोलूं तो जो मलबा जमा हो जाता है, उसको निकालने में भी ये ज्वार भाटा मदद करते हैं बंदरगाहों से। आगे है कि कांडला और डायमंड हार्बर ये ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट्स है, ज्वारीय बंदरगाह है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो देखिए, जब भी नौ परिवहन होता है और मत्स्य ग्रहण होता है उसमें टाइड हमेशा हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि
बड़े बड़े जो जलयान होते हैं, उन जब जल स्तर ऊपर होता है तो उनके चलने में भी सहायता मिलती है, वो आराम से तट तक भी पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, जब टाइड आता है ज्वार भाटा के समय, बड़ी मछलियां कोस्ट के आसपास तक चली जाती हैं। इसके अलावा उच्च ज्वार ये जलयानों को पहुंचाने में मदद करता है बंदरगाहों तक। अगर बंदरगाहों के आसपास अगर ज्वार भाटा ना आए तो बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्ले सिल्ट ऐसी चीजें जमा हो जाएंगी, तो सिल्टेशन जो है इसको भी रोकने का काम करता है ज्वार भाटा। और निश्चित रूप से कांडला भारत में डायमंड हार्बर ये ज्वारीय बंदरगाह के उदाहरण है। कांडला जो पोर्ट है, कांडला जो बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, कांडला, इसको दीनदयाल पोर्ट अब कहा जाता है, इसका नाम बदल दिया गया है। ये दीनदयाल पोर्ट के नाम से अब जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट। कांडला जो है इसको भारत का ज्वारीय पोर्ट कहा ही जाता है, ज्वारीय बंदरगाह इसीलिए कहते हैं क्योंकि टाइड पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे सारे के सारे बिंदु ऐसे हैं जो सही है, गलत कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा किस देश से या किन देशों से होकर के, किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? सही उत्तर का हमें चुनाव करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए, गैबोन से गुजरती है, गैबोन से बिल्कुल गुजरती है, गैबोन से गुजरती है, सोमालिया से भी गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती। भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती है। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन का एक बिंदु भी है। अगर भूमध्य रेखीय गिनी कभी भी ऑप्शन में आए और पूछा जाए कि क्या यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो मुझे लगता है कि 99% लोग यही समझेंगे कि जब देश का नाम ही है भूमध्य रेखीय गिनी, तो वहां से भूमध्य रेखा जरूर गुजरती होगी। लेकिन आप जानिए कि भूमध्य रेखा वहां से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा में और भूमध्य रेखीय गिनी के बीच में गैप है, डिस्टेंस है। ठीक है, और ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा कहां से नहीं गुजरती है, तो तीसरा और चौथा, मतलब कहां से नहीं गुजरती है, तो बी इसका सही उत्तर है। 3 और 4 यहां से नहीं गुजरती है। चलिए देखते हैं कहां से गुजरती है। आप देखिए भूमध्य रेखा को यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में गुजरती है इक्वाडोर से, दक्षिण अमेरिका में गुजरती है इक्वाडोर से। इसके बाद गुजरती है कोलंबिया से, कोलंबिया से गुजरती है। कोलंबिया के अतिरिक्त यहाँ पर ब्राजील से भी गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, यहाँ पर ब्राजील से गुजरती है। इसके बाद जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी कहां पर है, गौर करिएगा। यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी, जो इक्वेटर से दूर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी है इस तरह से, और ये इक्वेटर से दूर है। तो कहां से गुजर रही है भूमध्य रेखा? आप देख सकते हैं, ये है गैबन, गैबोन या गैबन बोलते हैं। यहाँ पर है कांगो, कांगो गणराज्य। यहाँ पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद यहाँ पर युगांडा नाम का एक देश है, युगांडा जहां से गुजर रही है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए केनिया नाम का देश है, केनिया से गुजर रही है। और यहाँ पर है सोमालिया, सोमालिया से भी गुजर रही है, सोमालिया से ये गुजर रही है। ये ऑप्शन में भी था हमारे। तो अफ्रीका में कहां कहां से गुजरी? गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, इसके बाद आगे है केनिया, उसके बाद सोमालिया, इन जगहों से गुजरती है। इसके बाद आगे आकर के यहाँ पर मालदीव भी है, मालदीव से भी ये गुजर रही है, मालदीव, मालदीव से गुजर रही है। इसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया से भी ये गुजरती है। और इंडोनेशिया के अतिरिक्त आप आगे आएंगे तो यहाँ पर एक किरीबाती नाम का देश है, किरीबाती नाम का देश, जहां से ये गुजरती है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती द्वीप से गुजरती है। इसी तरह से अफ्रीका में जो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक से भी ये गुजरती है। यहाँ पर विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया लेक से भी ये रेखा गुजर जाती है। उत्तरी हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? क्षेत्रफल तो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप याद रखिए कि ये बात उत्तरी हिंद महासागर की पूछी जा रही है, जिसमें स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है ये हमें जानना है। तो देखिए उत्तरी हिंद महासागर, जावा सागर उत्तरी हिंद महासागर की बात की गई, कहां के? उत्तरी हिंद महासागर, ये हिंद महासागर से संबंधित है, ठीक है ना। तो उत्तरी हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग इतना में? तो देखिए जो जावा सागर है, जावा सागर जो है ये दक्षिणी, उत्तरी में नहीं है, ये कहां पर है? ये दक्षिणी हिंद महासागर में। जावा सागर कहां पर है? ये दक्षिणी हिंद महासागर से संबंधित है।
दक्षिणी हिंद महासागर से ये संबंधित है, उत्तरी से संबंधित नहीं है ये, दक्षिणी हिंद महासागर। अरब सागर जो है, बिल्कुल अरब सागर ये उत्तरी हिंद महासागर से संबंधित है, ये उत्तरी हिंद महासागर से संबंधित है और यही हमारा उत्तर भी बनेगा। लाल सागर भी आप कह सकते हैं, ये भी उत्तरी हिंद महासागर से संबद्ध है, ये भी उत्तरी हिंद महासागर से संबद्ध है। लेकिन पूछा गया सबसे बड़ा सागर, वो है अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा अरब सागर होगा। भूमध्य सागर जो है ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है, भूमध्य जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित है, अटलांटिक महासागर से संबंधित है। देखिए इस बार अब प्रश्न किया गया हिंद महासागर के बारे में। मैं यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी हिंद महासागर का यहाँ पर एक डिमार्केशन यहाँ पे कर देता हूं। आप देख सकते हैं ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है और इस विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी है, दक्षिण में दक्षिणी हिंद महासागर है। जावा सागर से शुरुआत करते हैं। आप देखिएगा ये दक्षिण में है जावा सागर, यहाँ पर है जावा सागर, इंडोनेशिया के निकट जावा सागर। ये है अरब सागर, इस तरह से ये अरब सागर है जो सबसे बड़ा सागर उत्तरी हिंद महासागर से संबंधित। यहाँ पर लाल सागर है, इस तरह से लाल सागर है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, अफ्रीका और एशिया के बीच में लाल सागर है, अफ्रीका यूरोप के बीच में यहाँ पर भूमध्य सागर है। अब ये भूमध्य सागर जो है ये हिंद महासागर से संबंधित नहीं है, अटलांटिक से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो अरब सागर है ये सबसे बड़ा सागर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अरब सागर सबसे बड़ा सागर है। बीपीएससी एईडीओ का एक ऑफलाइन नया बैच जो नया टोला सेंटर पे 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो इसमें भी आप एनरोल करके जिसको ऑफलाइन पैटर्न पे तैयारी करनी है उसका भाग ले सकता है। आगे है लेटराइट मृदा परिच्छेदिका में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है। मतलब लेटराइट मृदा की बात हो रही है, लेटराइट में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है। लोहा, पोटाश, नाइट्रोजन, तांबा। लोहा होता है कि पोटाश होता है कि नाइट्रोजन होता है कि तांबा होता है, तो कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है अत्यधिक, अत्यधिक शब्द का यूज किया गया है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा कुछ परिवर्तित भी हो जाएगा। यहाँ पर अत्यधिक शब्द का प्रयोग किया गया है और जब अत्यधिक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तो अत्यधिक में हम देखेंगे क्या उपलब्ध है, तो अत्यधिक में हमें मिलेगा लोहा, लोहा का कंटेंट इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। हालांकि पोटाश भी मिलता है, लैटराइट मृदा में लोहा और पोटाश मिलता है। लैटराइट मृदा जो है, लैटराइट मृदा जो है इसके बारे में याद रखिए, इसमें आयरन एंड पोटाश ये मिलते हैं, ठीक है ना। आयरन और पोटास दोनों मिलते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक से अधिक चुनना हो तो हम आयरन और पोटास दोनों चुन सकते हैं क्योंकि दोनों मिलते हैं। लेकिन अत्यधिक शब्द का प्रयोग किया गया इसीलिए लोहा शब्द यहाँ पे है। नाइट्रोजन नहीं मिलता है, नाइट्रोजन, तांबा ये कंटेंट इसमें नहीं मिलते हैं, तो इसका आंसर फिलहाल जो होगा वो लोहा हो जाएगा, आयरन हो जाएगा इसका। किस स्थान की जलवायु निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो देखिए किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो उच्चावच मतलब स्थल का स्वरूप कैसा है, ऐसे प्रभावित होती है। स्थान से प्रभावित होती है कि वो स्थान कहाँ पर है, समुद्र के निकट है या समुद्र से दूर है या अक्षांशीय स्थिति से प्रभावित होती है। लेकिन मृदा के प्रकार से जलवायु का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृदा का जो प्रकार क्या है वो जलवायु को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि जलवायु के अनुरूप मृदा बनती है। आई बात समझ में, मतलब मृदा जो है वो जलवायु का एक तरह से बाई प्रोडक्ट है या जलवायु की के स्थिति के अनुरूप मृदा डेवलप होती है। मृदा को बनाने में जलवायु का योगदान है, मृदा से जलवायु निर्धारित नहीं होती है। मृदा जलवायु को निर्धारित नहीं करती बल्कि जलवायु मृदा को निर्धारित करती है या प्रभावित करती है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, मिट्टी के प्रकार ये नहीं करती है। वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। देखिएगा वायुमंडल की निचली परतों की बात हो रही है जहां पर धुआं और धूल हो, और धुएं और धूल की जो परत हो, जो बूंदों पर धुआं धूल जब छा जाता है तो इसको धूम कोहरा कहते हैं, इसको धूम कोहरा, इसको स्मॉग कहा जाता है, इसको स्मॉग या धूम कोहरा इसको कहा जाता है, स्मोक कहा जाता है, ठीक है, स्मोक या धूम कोहरा कहा जाता है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करके और क्लास को एंड करता हूं, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या ओजोन गैस जो कि क्षोभ मंडल में उपस्थित हो, वैसे तो समताप मंडल में होती है ओजोन गैस, लेकिन क्षोभ मंडलीय ओजोन गैस क्या एक प्रदूषक का कार्य करती है क्या, हाँ या ना। क्या ये प्रदूषक है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती है, मुख्य इसका रोल क्या किस रूप में देखा जाता है। जो क्षोभ मंडलीय ओजोन होती है, वैसे तो ओजोन समताप मंडल में होती है, लेकिन जो क्षोभ मंडलीय ओजोन होती है उसकी भूमिका क्या होती है, क्या एक प्रदूषक के रूप में ये कार्य करती है या किसी अन्य रूप में, ये आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच।